हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो पहले आज हम लोगों का पहला दिन है, तो पहला दिन हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल से आप लोगों को क्या मिलेगा, क्या ये चैनल आपके लिए यूजफुल है। तो ये पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए यूजफुल है या नहीं। तो हम लोग क्या क्या देंगे पहले तो ये समझ लेते हैं बातें हम लोग। तो पहली बात तो ये बाबू, हम लोग दोपहर में 1 बजे से हम लोगों की क्लासेस शुरू होगी और 1 PM से 2 PM में हम लोगों को पर डे साइंस का टेस्ट मिलेगा। साइंस का टेस्ट मिलेगा हम लोगों को पर डे, और इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे पर डे के लिए। अब ये साइंस आप लोग सोच सकते हैं कि साइंस किस एग्जाम के लिए यूजफुल है। ये जो साइंस आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, ये किस एग्जाम के लिए कारगर है, क्या आप उसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग एग्जाम को देखें, तो एग्जाम को अगर देखना शुरू करें तो हाल फिलहाल में हम लोग का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एनटीपीसी, रेलवे का एग्जाम है। फिर इसी के साथ बीपीएससी का एग्जाम है। फिर या जो बच्चे सीडीएस का एग्जाम देने वाले होंगे, जो बच्चे एनडीए के एग्जाम देने वाले होंगे, या अदर स्टेट पीसीएस, एक लाइन में बोला जाए तो अदर स्टेट पीसीएस, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट के पीसीएस एग्जाम को आप देते हैं, तो उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साइंस के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके अलावा आपको मिलने वाला है बाबू कि हम लोग पर डे एक एनटीपीसी का एक टेस्ट दिया जाएगा आपको, जो कि अल्टरनेट होगा, जो कि आपको अल्टरनेट मिलेगा। यानी यह टेस्ट आपको फिलहाल डेली नहीं है, अल्टरनेट है। इसके बाद ये कंटिन्यू कर दिया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा टेस्ट, जिसमें जो क्वेश्चन रेलवे पूछता है उतने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और हर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा 2 बजे से। तो एनटीपीसी का सॉल्यूशन का जो टाइम होगा बाबू, ये हम लोगों का रहेगा 2 PM से शुरू होगा और जहां तक चला जाए। और ये पेपर आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग उतना ही देर पहले मिलेगा जितना देर एग्जाम पहले देता है आपको। तो आप इसको बना करके फिर आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग साइंस की शुरुआत करते हैं और साइंस के पहले क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन को समझने की शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे रेंज में है कि रेंज से बाहर है, यह भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाबू कि समसूत्री विभाजन के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है। समसूत्री विभाजन, तो हम आशा करते हैं कि बाबू आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से विज्ञान पढ़े होंगे। अब ये क्वेश्चंस पे ही हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन के अगल बगल जो चीजें समझनी होगी उसको भी हम लोग समझेंगे। अब इसमें बात कर रहे हैं माइटोसिस डिवीजन। तो कोशिका विभाजन आप लोग समझते हैं कि इसमें मदर सेल टूटती है डॉटर सेल में, यानी मातृ कोशिका संतति कोशिका में टूट जाती है। अब जनरली कोशिका विभाजन के समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, 2 विभाजन हम लोगों को जानने की आवश्यकता है, या फिर अगर जानने की ही बात करें तो 5 विभाजन जानना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहां पे बात करेंगे समसूत्री विभाजन का। तो समसूत्री विभाजन की खोज 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। और ये जो अवस्था है माइटोसिस, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसकी पहली अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। इसकी पहली अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, दूसरा को बोलते हैं बाबू हम लोग मेटाफेज, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं बाबू एनाफेज, और चौथा को बोलते हैं हम लोग टेलोफेज के नाम से जानते हैं। ये 4 ही अवस्थाएं होती है। तो यानी हम लोगों का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, टेलोफेज हो जाएगा। इसके अलावा यहां से एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल के रेलवे के एएलपी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा था, लेकिन एक दिन क्वेश्चन पूछ दिया कि समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन से पहले कोशिका किस अवस्था में रहती है। तो ध्यान रखेंगे कि इसके पहले जो फेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाबू रेस्ट फेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट फेज। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू इंटरफेज के नाम से जानते हैं। क्लियर। इंटरफेज में भी 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो ये चीजें याद रखनी होगी इस क्वेश्चन से हम लोगों को। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख रहे हैं तो लिखते चलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है
लाइसोसोम, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। लाइसोसोम यानी किससे मिलकर बना होता है? तो पहले तो आपको पता होगा कि जो कोशिका होती है, सेल होता है, इस सेल के अंदर में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, जिस पार्ट को बाबू हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गन, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिकांग। सेल ऑर्गन का हिंदी क्या होगा बाबू? कोशिकांग। और इस कोशिकांग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, क्लियर, वैकुल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, क्रोमोजोम्स हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर लाइसोसोम का ही। तो इस कोशिकांग में एक अंग है जिसका नाम होता है बाबू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मैच्योर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बाबू गोल्जी बॉडी में। किसमें? गोल्जी बॉडी में। और गोल्जी बॉडी जब मैच्योर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बाबू लाइसोसोम में। लाइसोसोम में तो हम लोग यहां पे चीजें दो तीन समझ गए। क्या समझे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी में कन्वर्ट होता है और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा कि लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी कैसे होती है? गोल्जी उपकरण से होता है। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। और यह कोशिका को संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाता है। संक्रमण से बचाता है। संक्रमण से बचाता है। ये चीजें यहां से हम लोग याद रखेंगे। क्लियर? और बाकी इसके बारे में जानते ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लियर? अब देखो यहां से एक और पॉइंट याद रख सकते हो कि लाइसोसोम का खोज डी ड्यूबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूबे ने किया था। इंडिया वाले नहीं है, नहीं तो इंडिया वाले दुबे हो जाते हैं, ये डी ड्यूबे है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है हम लोग का कि जीवाणु में उपस्थित कोशिकांग, कोशिकांग को बाबू हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गन। कोशिकांग को ध्यान रखेंगे, कोशिकांग को हम लोग कहते हैं बाबू सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा हम लोग का कि कौन सा बैक्टीरिया में होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बैक्टीरिया में जानने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। पहले तो ये जानेंगे बैक्टीरिया है क्या। तो बैक्टीरिया बाबू है प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है कौन? बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गन होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, यानी इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, गोल्जी काय नहीं होगा। अब यहां पे सोच सकते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम दो तरह का होता है। राइबोसोम दो तरह का, एक 70S और दूसरा 80S। और 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S यूकैरियोटिक में, यानी इसमें राइबोसोम पाया जाएगा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहां से एक पॉइंट एकदम याद रखेंगे बाबू कि राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के दाहिने हाथ में कितनी हड्डी होती है? आंसर दीजिए आप लोग। सबके पास हाथ है, हाथ में हड्डी को काउंट कीजिए क्या आ रहा है। तो हाथ में जो हड्डी है सबसे टॉप में ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। इसको क्या बोलेंगे बाबू? ह्यूमरस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस। एक हाथ, दाहिना हाथ की बात हो रही है। यहां पे दो हड्डी है, एक रेडियस एक अल्ना। एक रेडियस, एक रेडियस हड्डी है, दूसरा अल्ना हड्डी है। क्लियर? यहां कलाई, कलाई को बोलते हैं कार्पल्स। कलाई को क्या बोलते हैं बाबू? कार्पल्स। कार्पल्स में 8 हड्डी होता है। फिर यहां पे हथेली, हथेली को बोलते हैं बाबू मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में कितना हड्डी बाबू?
मेटाकार्पल्स में कितना हड्डी? 5 हड्डी होता है। फिर इसके बाद अंगुली में होता है हड्डी कितना बाबू? 14। अंगुली के हड्डी को बोलते हैं बाबू फेलेंजिस। तो इसमें कितना होता है? 14। मास्टर जी बचपन में सिखाए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन मास्टर जी बायो नहीं पढ़े थे इसलिए 15 बता दिए थे। इसमें 2 ही हड्डी होता है, ठीक है। तो 14 हड्डी, तब जोड़ लो बाबू 14 5 19, 19 8 कितना होता है बाबू? 27 28 29 30 हड्डी, यानी हाथ में कितना हड्डी होता है बाबू? 30 हड्डी होता है। 30 हड्डी होता है, ठीक है। और यहां पे जो हड्डी दिख रहा है, ये हड्डी जो हम लोगों का दिख रहा है, ये हाथ का ही पार्ट है, बट यहां से हाथ का आंसर देना है। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको क्लैविकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्लैविकल इसको बोलते हैं हम लोग। इसी को बहुत सारे एग्जाम में लिखता है बाबू कॉलर बोन। क्या है? कॉलर बोन। तो क्लैविकल हम लोगों के पास 2 है, 1+1, एक इधर से है और एक इधर से है। क्लैविकल बोन्स को ही हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन्स। क्लैविकल बोन्स का नाम क्या है बाबू? ब्यूटी बोन्स। ब्यूटी बोन्स, सुंदरता का हड्डी कहते हैं किसको? क्लैविकल को। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो लिख रहे हैं तो लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बाबू क्या कह रहे हैं हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे ही क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो लास्ट में यह भी बताना है कितना सही हुआ है, ठीक है। और अगर ये लग रहा है कि क्वेश्चन आपके काम का है और किसी के काम आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो करना कंपलसरी है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बाकी को भी लाभ मिल सके, आपको भी लाभ मिले। क्लियर? तो आगे है हम लोग का क्वेश्चन की भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है? भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है? आंसर देना है आप लोगों को। भूख लगने पर, जैसे भूख लग गया तो क्या खाएंगे भाई? ठीक है, तो ये जानना होगा हम लोगों को कि जैसे हम लोग अगर खाना खाते हैं तो खाना में जैसे हम लोग रोटी चावल आलू ये सब ज्यादा खाते हैं तो ये कहलाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे अगर साइंस की बात माने तो अगर हम लोग दिन भर में 10-12 रोटी खा लिए काम भर हो गया, लेकिन व्यक्ति जो होता है एक बार में 10-12 रोटी खाता है, ठीक है। यानी खाना जब हम लोग आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो यह खाना हमारे बॉडी में जाता है तो ये हो जाता है अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, एडिशनल कार्बोहाइड्रेट। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स, ये जब अधिक होता है तो यह हमारे लीवर में जमा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। और यह ग्लाइकोजन हम लोगों को फिर एनर्जी देता है, यही टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन पे काम करेगा इंसुलिन और इंसुलिन इसको तोड़ देगा किसमें बाबू? फिर ग्लूकोज में, और हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। तो देखते होंगे कि जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो एक ट्रेडिशन बना दिया गया है कि फास्टिंग करने से एक दिन पहले हम लोगों को अच्छा खाना खाना है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छा खाना खाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे और हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन ज्यादा होगा तो यह ग्लाइकोजन अगले दिन के लिए काम करेगा। और ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन से केवल दोपहर तक ही एनर्जी मिलता है, दोपहर के बाद ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है। और यह ग्लाइकोजन तब खत्म होगा जब इंसुलिन काम करेगा, और जब इंसुलिन काम करना बंद कर देगा तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और बीमारी होती है, डायबिटीज बीमारी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना कि एग्जाम में हमेशा यह नहीं पूछता कि ग्लाइकोजन कहां हमारे बॉडी में स्टोर होता है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि लीवर के अलावा कहां स्टोर होता है। तो लीवर के अलावा ध्यान रखना है कि यह हमारे मसल्स में जमा होगा, पेशी में जमा होगा, और इसके अलावा यह हमारे ब्रेन में भी कलेक्ट होता है। तो यानी हम लोग ध्यान क्या रखें कि एडिशनल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कलेक्ट इन अ लीवर एज अ ग्लाइकोजन, और यही ग्लाइकोजन हम लोगों को अगला दिन क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो भूख लगने पर हमारा बॉडी सबसे पहले किसको यूज करेगा? ग्लाइकोजन को। लेकिन ग्लाइकोजन कब तक? दोपहर में ही खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे फैट्स की बारी आती है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए 1 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को टफ लगे, ठीक है, हार्ड लगे, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप 30 क्वेश्चन मेरे यहां से पढ़ रहे हैं तो इस 30 में से केवल आपको 5 ही समझ में आए, ताकि यहां से 25 आप समझ के जाए। क्योंकि 30 में से अगर आप 25 सही करते हैं तो 5 ही सीखिएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन ये आप ही लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है। तो क्वेश्चन है हम लोगों का कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितने ऑक्सीजन का संवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बाबू ये आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ब्लड है जिसे हम लोग सिंपल तौर पे आरबीसी कहते हैं, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 1 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के एटम होते हैं। हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन ये आयरन को लेकर के घूमते रहता है और ये चारों आयरन एक ऑक्सीजन को लेकर के घूमता है। तो हीमोग्लोबिन का 1 मॉलिक्यूल्स अपने साथ 4 ऑक्सीजन एटम का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का 1 मॉलिक्यूल्स कितने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हीमोग्लोबिन का 1 मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन तो कुछ और है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो बाबू 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे बच्चे गलत भी किए होंगे। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने साथ 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यह बताओ बाबू कि अगर हम अपना 100 ml ब्लड लेते हैं, 100 ml ब्लड लेते हैं, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 100 ग्राम ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो दूसरा हार्ड लेवल का क्वेश्चन क्या होगा कि हमारा 100 ml ब्लड कितना ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो अगर ये पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml, तो ये 15 ग्राम नहीं पता चलेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिए कि साल्ट, लवण को क्या बोलते हैं बाबू, साल्ट जो रक्त का थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जमने का मतलब क्लॉटिंग, वह साल्ट। तो बहुत सारे बच्चे याद कर जाते हैं कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, तो विटामिन के का काम है, सही है बाबू। लेकिन ये आपको जान करके हैरानी होगा कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ बाबू कि वह मटेरियल जो ब्लड का थक्का बनाता है, तो यह हमारे शरीर में 1 गो नहीं बल्कि 13 गो है। ये 13 मिल करके हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनाते हैं। तो आपने याद किया होगा, मास्टर जी ने पढ़ाया होगा कि विटामिन के है, ब्लड का थक्का बनाता है। थोड़ा सा आगे पढ़े होंगे तो मास्टर जी ने बताया होगा कि प्लेटलेट्स भी यही काम करता है। फिर आप पढ़े होंगे कि फाइब्रिन भी यही काम करता है। फिर आप पढ़े होंगे कि थ्रोम्बिन भी यही काम करता है। फिर आप पढ़े होंगे कि फाइब्रिनोजन भी यही काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन भी यही काम करता है। ठीक है, लेकिन आपने बोर्ड पर जितना देखा है, ये क्या है बाबू, विटामिन है। ये क्या है बाबू, तो पार्ट ऑफ ब्लड है। और ये क्या है बाबू, तो सबके सब प्रोटीन है। लेकिन आपको साल्ट तो मिला ही नहीं। लेकिन ये काम बाबू कैल्शियम भी करता है। तो अगर साल्ट पूछे तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने में हमारे शरीर में काम करता है। क्लियर। और फास्फोरस हड्डी को मजबूत बनाता है। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायता करता है। और मैग्नीशियम जो है यह हमारे शरीर में एंजाइम्स को बनाने में सहायता करता है। तो क्लियर हुआ, यानी साल्ट पूछे तो क्या देंगे बाबू आंसर, कैल्शियम। विटामिन पूछे तो विटामिन के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कुफर सेल। कुफर का हिंदी अंग्रेजी दोनों कुफर ही होता है, कोशिका को सेल कहते हैं। कुफर सेल क्या होता है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि आरबीसी स्प्लीन में और लीवर में मरता है। ये तो पढ़े होंगे कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं स्प्लीन को, प्लीहा को। क्लियर। लेकिन यह भी बात मान के चलिए कि आरबीसी लीवर में भी मरता है, लेकिन अधिक आरबीसी स्प्लीन में मरता है, इसलिए आरबीसी को कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये कभी आपने सोचा कि मरे हुए आरबीसी कहां जाते होंगे, क्या होता होगा?
तो मरे हुए आरबीसी को हमारे शरीर में नेचर ने अलग से कोशिका दी हुई है, अलग से सेल दिया हुआ है। ये सेल क्या करते हैं, तो डेड आरबीसी को खा जाते हैं, भक्ष जाते हैं। तो ऐसा सेल जो डेड आरबीसी को खा जाता है उसको भक्षी कोशिका कहते हैं, फाइगोसाइटिक सेल कहते हैं। और हम लोग के स्प्लीन में माइक्रोफेगी ऐसी कोशिका है, माइक्रोफेगी नामक सेल स्प्लीन में पाया जाता है जो भक्षी कोशिका का एग्जाम्पल है। और लीवर में जो सेल पाया जाता है वह कूफर सेल है, यानी लीवर में कूफर सेल मरे हुए आरबीसी को खाता है, यानी कूफर सेल इज अ टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल दैट इज फाउंड इन लीवर, जो लीवर में पाया जाता है। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात, यस और नो? अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक्सोन तथा डेंड्राइट्स की संधि क्या कहलाती है? एक्सोन और डेंड्राइट्स। क्लियर? आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन सेल पढ़े हैं। न्यूरॉन सेल जहां पे जुड़ता है, न्यूरॉन सेल जहां पर जुड़ता है, यहां पे ढेर सारे डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं। तो यहां पे जहां पे जुड़ता है उसको बोलते हैं सिनैप्स, सिनैप्स बोलते हैं। और इसी का हिंदी होता है युग्मानुबंध। यानी एक्सोन और डेंड्राइट्स जहां पर मिलते हैं, और एक्सोन और डेंड्राइट्स इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल के ये भाग होते हैं और ये दोनों जहां पे जुड़ते हैं उसे सिनैप्स कहते हैं। और सिनैप्स को ही हिंदी में युग्मानुबंध के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? 9 नंबर क्वेश्चन सही था आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाए, थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो वह किस प्रकार की कोशिका का निर्माण उसके शरीर में रुक जाएगा? ये तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है बाबू। बोल रहा है कि किसी शिशु से ही थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाए। तो अब तो ये जानना होगा कि ये थाइमस ग्लैंड कौन सा जंतु है भाई? तो थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के ऊपर पाया जाने वाला एक ग्लैंड है। और यह ग्लैंड जो होता है थाइमस ग्लैंड, यह टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाता है। पढ़े होंगे आप लोग कि लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, एक को बी लिम्फोसाइट कहते हैं, एक को टी कहते हैं। तो बी जो होता है ये बोन मैरो में रहता है और टी जो रहता है थाइमस में रहता है। यानी अगर किसी नवजात शिशु से थाइमस ग्लैंड को निकाल दें तो उसके शरीर में टी लिम्फोसाइट नामक कोशिका का विकास, बनना, निर्माण क्या होगा? रुक जाएगा। और ये टी लिम्फोसाइट जो होता है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि थाइमस ग्रंथि जो है बेवफा ग्रंथि है, जो 45 साल के बाद धीरे धीरे अपने ही क्या होता है? गायब हो जाता है, हमारे शरीर में नहीं रह पाता है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, हो सकता है सही हो जाए। यदि कोई दुर्लभ आनुवांशिक रोग एक्स संलग्न प्रभावी जीन के रूप में वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, क्लियर, तो प्रत्याशी क्या होगा? यह क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आपसे गलत होना 110% सही है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि कोई बीमारी है, कोई बीमारी है, दुर्लभ जेनेटिक्स बीमारी है, और कह रहा है कि एक्स क्रोमोजोम्स यह प्रभावी है, यानी इस बीमारी में एक्स क्रोमोजोम्स अफेक्टेड होता है। तो बोल रहा है कि इस बीमारी अगर किसी को है तो क्या होगा। तो कंडीशन दिया हुआ है कि प्रभावित पिताओं के 100% प्रभावित पुत्र होंगे। ये क्वेश्चन समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा कि हम लोगों ने देखो ये है एक्स डैश एक्स डैश, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रभावी माता, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बाबू, हम बता रहे हैं कौन सा चैप्टर, हीमोफीलिया बीमारी पढ़े होंगे, कलर ब्लाइंडनेस पढ़े होंगे,
तो पढ़ते होंगे कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक्स बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक्स बीमारी है। इस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होता है। अगर यह बीमारी माता को होता है तो पुत्रों में 100% होता है। माता में अगर है तो पुत्रियां इसकी वाहक होती है। पुत्रियों के पुत्रों में 50% होने की संभावना रहती है। अगर पिता इस बीमारी से पीड़ित है तो पुत्रों में नहीं होता है, पुत्रियां वाहक होती है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे कुछ ही स्टेटमेंट को कि जैसे ये अफेक्टेड माता है, ठीक है, और यहां पे अफेक्टेड पिता नहीं बल्कि स्वस्थ पिता को लेते हैं। जैसे देखिए क्या है कि प्रभावित पिताओं के, तो इसका डायग्राम जो ए नंबर ऑप्शन होगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? प्रभावित पिता तो x-y, ठीक है। अब माता यहां पे हेल्दी बनाना होगा। तो अगर ये बताइए कि इस x से देखिए पुत्र की बात कर रहा है तो पुत्र ही केवल पुत्र के बारे में बात करेंगे तो XY हेल्दी पुत्र, इस x से इस y को मिलाएंगे तो XY, यानी अगर पिता प्रभावित है तो पुत्र प्रभावित नहीं होगा। स्टेटमेंट ए क्या हो गया? गलत हो गया। प्रभावित माताओं के 100% पुत्रियां प्रभावित होगी। तो ये देखिए प्रभावित माता है, बी नंबर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। अब पिता तो ये देखिए x-x, ये पुत्री x-x, तो क्या है? ये तो कैरियर है, वाहक है, यानी 100% प्रभावित नहीं हुई। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इस पे विचार करेंगे हम लोग। सी नंबर ऑप्शन पे विचार करेंगे। प्रभावित पिताओं के 100% प्रभावित पुत्रियां होगी। प्रभावित पिता कैसा होगा भाई? तो x-y होगा, x-y होगा प्रभावित पिता। माता यहां पे हेल्दी बनाना पड़ेगा, ठीक है, x-x, तो किसकी बात कर रहा है? पुत्रियों का, तो पुत्री केवल, तब पुत्री x-x, यहां पे भी कैरियर हो गई। प्रभावित माता x-x, डी नंबर। प्रभावित पुत्र कैसे होंगे भाई? तो पिता यहां पे हेल्दी बनाओ, माता अफेक्टेड, ठीक है, पुत्र बना रहे हैं तो पुत्र को ही बनाएंगे हम लोग, अच्छा रहेगा, पुत्र बनाते हैं, क्लियर। तो ये माता अफेक्टेड है तब पुत्र XY, अब देखो x-y जन्म लेगा, x-y जन्म लेगा, 100% अफेक्टेड। पुरुष में x-y मतलब अफेक्टेड, महिला में x-x मतलब अफेक्टेड, यानी इसमें डी नंबर स्टेटमेंट क्या है? सही है। डी नंबर स्टेटमेंट सही है, डी नंबर स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बाबू कि एक्रोमिगली रोग अधिक स्राव से उत्पन्न होता है। मतलब कोई बीमारी है जिसका नाम एक्रोमिगली है, तो वह किस हार्मोन के ज्यादा निकलने से होता है? तो पहले तो ये जानना होगा बाबू, क्या जानना होगा? तो जानना ये होगा क्या, तो देखते हैं कि एक्रोमिगली क्या है। तो एक्रोमिगली को हम लोग बोलते हैं अतिकायता। अतिकायता क्या है बाबू? ये भी नहीं समझ में आया तो जानते होंगे आप लोग विशाल कायता। ग्रेट खली का नाम सुने होंगे, भारत के एक ये फाइटर हैं, तो ग्रेट खली को यही बीमारी है एक्रोमिगली ऐसी बीमारी है कि इसमें शरीर बढ़ने लगता है और शरीर जो है विशाल हो जाता है। तो ये किस हार्मोन के निकलने से होगा? तो आप लोग एक हार्मोन का नाम जानते होंगे, जिस हार्मोन का नाम है STH, सोमाइटोट्रोपिक हार्मोन। इसी हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और इसी हार्मोन की जब अधिकता होती है तो शरीर जो है विशालकाय हो जाता है, जिसे हम लोग अतिकायता, एक्रोमिगली, भीमकायता के नाम से जानते हैं। और जब इस हार्मोन की अगर कभी कमी हो जाए तो कमी हो जाएगा तो बौनापन, यानी एक लाइन में समझ लो बाबू कि अगर ये हार्मोन ज्यादा निकला तो बड़का भीम होगा, महाभारत वाला। अगर ये कम निकला तो छोटा भीम होगा, कार्टून वाला। ठीक है, आया बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे बच्चे जो एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो तो बहुत सीरियस होंगे कि भाई सर ने न्यूमेरिकल बता दिया, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि पिछले 3 सालों से सीडीएस के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। तो केवल रेलवे में न्यूमेरिकल नहीं आता है, सभी एग्जाम में आजकल फिजिक्स से न्यूमेरिकल आने शुरू हो गए हैं। और ये बता दें कि ये क्वेश्चन आपका सीडीएस का है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है न्यूमेरिकल, ये सीडीएस का है। तो ये हम बता देना चाहते हैं कि अब न्यूमेरिकल सब एग्जाम में आ रहा है बाबू, तो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, यानी यू हैव टू डू इट, ये करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलो बनाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 13, हम भी बनाते हैं। एक कण विराम अवस्था से, ध्यान देखो बाबू, क्वेश्चन में जहां पर विराम अवस्था की बात हो गई, रेस्ट की बात हो गई, तो वहां पे u का मान, आरंभिक वेग का मान 0 हो जाता है। कह रहे कि एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गतिमान है, तो त्वरण मान लिया हम लोगों ने, त्वरण यानी एक्सेलरेशन a मान लिया। कह रहे कि 5वें सेकेंड की तुलना में 6ठे सेकेंड के दौरान विस्थापन में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एगो कोई पिंड है, वह जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे, तो 5वां सेकेंड में कुछ दूरी तय किया है, 6वां सेकेंड में कुछ दूरी तय कर रहा है। तो बोल रहे कि 5वां सेकेंड से 6वां सेकेंड में कितना दूरी तय किया, और प्रतिशत में आंसर देना है कि कितना अधिक किया। तो बाबू ये फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1, जहां n क्या है बाबू, नंबर ऑफ सेकेंड। तो हम लोग 5वें सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो ये तो टर्म 0, तो भूल गए इसको, a/2, यहां पे देखो 5 दूना 10 - 1, यानी क्या निकला बाबू, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 9a/2, यही ना हुआ। फिर बोल रहा है 6वां सेकेंड में, तो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जो दिखे आप लोगों को। 6वां सेकेंड में तो s6 तो a/2, देखो इसमें 2 × 6 होगा -1 होगा कि नहीं, तो 11a/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 5वां सेकेंड में इतना दूरी तय किया, 6वां सेकेंड में इतना दूरी तय किया, कितना अधिक दूरी तय किया बाबू, तो s6 - s5, तो s6 कितना है बाबू, 11a/2, यही ना है, और ये कितना है बाबू, तो 9a/2। इतना दिमाग एग्जाम में मत लगाना, 11/2 का मतलब हुआ 5.5, ठीक है, 9a/2 का मतलब हुआ 4.5, तो 5.5 में से 4.5 गया, कितना a बचा, इतना ही ना दूरी के तय किया जी, 1 का मतलब क्या, a तय किया। अब पूछ रहा है वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि थोड़ा सा मैथ में भी चलेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि, यानी जितना वृद्धि हुआ तो कितना वृद्धि हुआ बाबू, a कितना पर हुआ भाई, तो 9a/2 पर इंटू 100 होगा, तो a कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 200/9 बराबर 22 समथिंग आंसर होगा, यानी कितना प्रतिशत, तो 22% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग, समझिए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं तब तक। समझ में आया क्वेश्चन, फिजिक्स का न्यूमेरिकल था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था बाबू, इग्नोर मत करना ये सब क्वेश्चन को। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 की आ ही गई बारी। क्या कह रहा है बाबू 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है। तो बाबू जितने एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, उस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सभी ऑप्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है, क्या कहता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देगा, मतलब जो ज्यादा सक्रिय होगा वो कम सक्रिय तत्व को भगाएगा। तो देख रहे हैं यहां पे अगर आप लोग देखें आयरन को और कॉपर को, ठीक है, आयरन को और कॉपर को, तो आयरन क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को देखिए भगा दिया कॉपर को। यहां पे देखिए जस्ता और कॉपर है, तो जस्ता और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते होंगे तो बीच में हाइड्रोजन रहता है, इसके नीचे आता है कॉपर है, मरकरी है, चांदी है, सोना है, प्लैटिनम है, यही ना है। इसके ऊपर कौन रहता है बाबू, सीसा रहता है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं। यहां पे देखो तो जस्ता और कॉपर, तो जस्ता जाहिर सी बात है कि ऊपर में रहता है, तो जस्ता ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जस्ता भगा दिया इसको।
ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे अधूरा है, यानी क्या होना चाहिए, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, क्लियर। तो Zn ने भगा दिया वहां पर। यहाँ पे देखिए कॉपर है और लेड है, तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सीसा रिएक्टिव होगा ना कॉपर से। यहाँ पे देखो भगा किसको रहा है, सीसा को। ये कैसे होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वही भाग जाएगा कि कम रिएक्टिव भागेगा, तो कम रिएक्टिव, तो ये गलत हुआ ना, ये गलत हो गया। यानी सी नंबर रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, तो बोलेंगे क्योंकि क्या, लेड इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जो सीसा है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कॉपर किसी भी स्थिति में सीसा को भगा नहीं सकता है। तो सी नंबर आंसर पॉसिबल नहीं है, सी नंबर आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, यह भी क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग देने का कोशिश करें। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोग क्या दे रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या होगा आंसर। द्रव्यमान M1 के एक पिंड A और द्रव्यमान M2 के एक पिंड B, जिनके वेग क्रमशः V1 और V2 है, के बराबर गतिज ऊर्जा है। मतलब ये दोनों पिंड का, दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। अब मास क्या कह रहा है बाबू कि M1 और M2 है, तो उनके मोमेंटम P1 और P2 के बीच रिलेशन क्या होगा। यानी क्वेश्चन शुरू हुआ मास से, बीच में आया काइनेटिक एनर्जी, आप फिर कहां ले जाके जोड़ दिया बाबू, मोमेंटम से। तो आप लोग पढ़े होंगे बालक P इक्वल टू एम भी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पढ़े हैं ये बातें। और ये भी पढ़े होंगे कि P स्क्वायर इक्वल टू एम भी का होल स्क्वायर, पढ़े होंगे। इसमें पढ़ना कौन चाहिए जी, अभी लिख दिए तो समझना होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, ये भी पढ़े होंगे। हमने क्या किया, m से गुणा किया, m से भागा किया, तो m भी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एगो m आ जाएगा, m से गुणा m से भागा। तो यहां पे देख रहे हो बाबू कि ये p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। यानी काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ ये एक रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए मोमेंटम के साथ ये एक फार्मूला है। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2। क्लियर। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा बाबू, मोमेंटम, तो P1 का होल स्क्वायर अपॉन 2m1 होगा। इसके लिए P2 का होल स्क्वायर अपॉन 2m2 होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा, बोलोगे तब ये मानेंगे। तो 2 और 2 क्या हुआ, कैंसल हो जाएगा, कैंसल। अब देखो P1 का होल स्क्वायर अपॉन P2 का होल स्क्वायर बराबर m1 बाई m2, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से एक लाइन और बढ़ जाएंगे कि P1 बाई P2 इक्वल टू m1 बाई m2, m1 बाई m2। आइए देखो स्क्वायर हटा है तो इधर रूट जाएगा, तो रूट ना जा करके पावर आधा लिख सकते हैं। मास्टर जी ने बताया होगा कि पावर आधा का मतलब रूट होता है, बताए हैं, बोलो, तो बताए हैं तो डी आंसर होगा, है ना भाई। P1 बाई P2 m1 बाई m2 का पावर हाफ का मतलब ये गया रूट में। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन यही सब एग्जाम में आएंगे, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आप शुरू होगा, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी के लिए फॉर्मूला क्या है बाबू, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही है ना। तो इस क्वेश्चन में जी का कहीं यूज नहीं है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु दिया हुआ है। तो यानी बाबू ये कांस्टेंट इस ऑप्शन के लिए, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं दिख रहा है। एल जो है
टी का एल के साथ कैसा रिलेशन है बाबू? तो प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी कहने का मतलब हुआ कि एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, एल घटेगा तो टी भी घटेगा। क्लियर? टी के घटने का मतलब, टी के घटने का मतलब घड़ी फास्ट, नहीं आया समझ में? टी के घटने का मतलब घड़ी फास्ट और टी के बढ़ने का मतलब घड़ी स्लो। तो जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में शीतकाल में लंबाई घटता है, शीतकाल में लंबाई घटता है। तो जब लंबाई घटता है तो टी भी घटता है, और टी घटता है तो घड़ी फास्ट घूमती है। यानी आंसर क्या होगा? शीतकाल। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये कैसे बोल दिए, शीतकाल में लंबाई घटेगा तो घड़ी भी घट जाएगा। तब बबुआ ये समझ लो कि यहां से यहां जाने में तुमको लग रहा था पहले 2 मिनट, और यहां से अब यहां जाने में लगेगा तुमको 1 मिनट। तो ये लंबाई घट, ये टाइम क्या हुआ? घट गया। तो टाइम घटने का मतलब कि जो काम तुम 2 मिनट में कर रहे हो अब 1 मिनट में, तो यानी तेजी से आओगे जाओगे ना। आया समझ में बात? आया समझ में कि नहीं? बाउंस कर रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम में तो आएगा, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बाबू। 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बाबू, इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आयरन का यौगिक क्या कह रहा है? आयरन का यौगिक जो ग्रीन, हरा कशिश, हरा कशिश को बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। आयरन का वह कंपाउंड जिसे हम लोग ग्रीन विट्रोल कहते हैं, हरा कशिश कहते हैं, हरा थोथा कहते हैं, हरा तूतिया कहते हैं, उसका केमिकल फार्मूला पूछ रहा है बाबू। तो ऐसे देखो, ध्यान रखो, एगो होता है CuSO4 इंटू 5H2O, एक होता है FeSO4 इंटू 7H2O, एक होता है ZnSO4 इंटू 7H2O, एक होता है MgSO4 इंटू 7H2O। देख लेना, ये H2O वाला कहानी है। इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल, नीला कशिश, इसको बोलते हैं हरा कशिश, इसको बोलते हैं उजला कशिश, उजला कशिश। ठीक है, इसको ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, इसका नाम है इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट, इप्सम लवण। मास्टर खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इप्सम साल्ट से। आया बात समझ में? तो हरा कशिश का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O। क्लियर हुई बात? आई समझ में? तो आगे बढ़े। ये सब याद रखना होगा, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण खतरनाक क्वेश्चनों में से एक है ये लोग। इनका ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आते हैं ये सब धोखा देके चले जाते हैं, क्योंकि इनका H2O हमारे दिमाग में नहीं बना रहता है। कॉपर वाला में 5 गो रहता है, लोहा वाला में 7 गो रहता है, जस्ता वाला में 7 गो रहता है, मैग्नीशियम वाला में भी 7 गो रहता है। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ, Na2SO4 इंटू 10H2O भी होता है। ठीक है ना, इसे ग्लोबल साल्ट कहते हैं, इसे ग्लोबल साल्ट कहते हैं, ग्लोबल लवण के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर फोकस करते हुए हम लोग बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, FeSO4 CuSO4 प्लस Fe के साथ कॉपर सल्फेट को जोड़ रहा है। अब बोल रहा है कि FeSO4 यहां बना और यहां कॉपर, देखो फिर वही काम, लोहा ज्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर को भगा दिया, बेचारा को भगा दिया ना। अब भगा दिया तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया का जैसे C+O2 बराबर CO2, मतलब 2 गो रिएक्टेंट रहे और एगो प्रोडक्ट रहे, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, प्रयोगात्मक अभिक्रिया। आया बात समझ में? आ रहा है बात समझ में कि नहीं? जैसे ये विभाजन अभिक्रिया है, विभाजन अभिक्रिया है तो जैसे इसमें क्या करेंगे, किसी चीज को गर्म करेंगे या रिएक्शन कराएंगे तो टूट जाए। जैसे NaCl का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। उभय घट अपघटन का क्या होगा? तो जैसे एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि हम लोग क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं बाबू कि NaCl को डाल दिए किसमें बाबू? NaCl को डाल देंगे हम लोग सोडियम नाइट्रेट में, AgNO3 में, तो क्या बनेगा बाबू? क्या बनेगा? दिख रहा है ये कलर नहीं, तो यहां पे डालेंगे तो हम लोग का बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो जहां 2 गो इधर उधर जगह बदले तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? आया समझ में क्या है नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाएगा तो कौन सा गैस निकलेगा? सिरका में क्या मिला रहा है बाबू? सिरका जिसे हम लोग विनेगर कहते हैं, सिरका जिसे हम लोग विनेगर कहते हैं। सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलेगी? तो सिरका क्या है बाबू? तो सिरका क्या है? एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो सोडियम का बाइकार्बोनेट है, यही ना। NaHCO3 क्या है? सोडियम का बाइकार्बोनेट है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो CO2 गैस जनरेट करता है। जब अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलता है। जब अम्ल एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस निकलता है। और CO2 गैस का एक कैरेक्टर होता है कि यह लाइम वाटर को, चूने के पानी को दूधिया रंग में कर देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। बहुत बार, काउंट नहीं किया जा सकता, इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच का स्वभाव कैसा होगा? मतलब बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्वेंट बना लिया हम लोगों ने, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया तो कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा होगा? तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि NaCl का इतिहास क्या है। NaCl खाने वाला नमक आया कहां से? तो इसके बारे में जान जाएंगे, फिर समझ जाएंगे। तो NaCl बनाने के लिए बाबू जरूरत होती है HCl का। HCl प्लस NaOH बराबर बनता है NaCl प्लस H2O। क्लियर? ये जो HCl है, इस HCl को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो केमिस्ट्री कहता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में लड़ जाते हैं तो जो साल्ट बनता है, इस साल्ट का नेचर जो होता है यह न्यूट्रल होता है। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी साल्ट बनता है उस साल्ट का कैरेक्टर उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और उसी का एग्जाम्पल बेचारा कौन है? NaCl है। तो यह भी कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ये एकदम खतरनाक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए HCl को नाम दे दिया गया नमक का अम्ल, ठीक है ना, नमक का अम्ल, क्योंकि ये नमक बना रहा है। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आगे, इसको देखा जाए। हाँ, तो क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन है बाबू 21। क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 21 नंबर क्वेश्चन है बाबू हम लोगों का कि 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का अलाउ कर रहा है कि 21 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे चीजों को। क्या सेलेक्ट करेंगे? तो बोल रहा है कि किसी छात्र के पास हल्दी है, किसी छात्र के पास हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट है और वह इस पेस्ट को HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं? HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में डाल रहा है। तो क्या होगा? क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है और इस पेस्ट को HCl में डालता है, फिर NaOH में डालता है। तो बोल रहा है कि किस रंग का प्रक्षेपण उसको देखने को मिलेगा, किस रंग का प्रक्षेपण उसको देखने को मिलेगा। और ये उसका आधा क्वेश्चन यहां पे है, आधा क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है, आधा क्वेश्चन यहां पे है। तो ये क्वेश्चन में आप देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग।
तो स्टूडेंट के पास भाई हल्दी का पेस्ट था और वह हल्दी के पेस्ट को कहां डाल रहा था भाई, तो HCl में। तो हल्दी को जब HCl में डालेंगे यानी एसिड में डालेंगे तो बाबू ये पीला ही रहेगा। लेकिन जब इसी हल्दी को हम लोग डाल देंगे कास्टिक सोडा में NaOH में तो यह हो जाएगा किस रंग का हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा हम लोगों का RED रेड कलर का। यानी ऐसा कौन ऑप्शन दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल होगा। देखे होंगे आप लोग बाराती गए होंगे, भोज भात में गए होंगे, खाना मिला होगा खाने के लिए, हल्दी गिर गया शर्ट पर तो उसको जब साबुन से धोते हैं तो लाल हो जाता है, डिटर्जेंट से धोते हैं तो लाल हो जाता है। तो डिटर्जेंट्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक नेचर में कैसा होगा, रेड होगा, और एसिडिक नेचर में रेड ही ये येलो ही रहता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 जिसका नाम है 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, किसी सर्किट में 5 एम्पियर दर्जे का मतलब रेट का 5 एम्पियर रेटेड एक फ्यूज लगा है। इस परिपथ में 100 वाट 220 वोल्ट के अधिक से अधिक कितने बल्ब को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये पहले देखो बाबू, हम लोगों के पास फ्यूज है तो फ्यूज का पावर जानना पड़ेगा कि फ्यूज कितने पावर को झेल सकता है। तो P बराबर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या बाबू, VI। क्लियर। तो अगर इस फ्यूज के VI को बराबर कर दें बल्ब के VI से, यानी इसके पावर को बराबर कर दें इसके पावर से, तो अगर ये फ्यूज का है और ये बल्ब का है तो फ्यूज का कितना है बाबू, एम्पियर। तो यानी I के जगह पे 5 और कितना 220 वोल्टेज, तो 220 इंटू 5, 220 इंटू 5 बराबर, यहां तो वोल्टेज दिया नहीं है बाबू, ये तो वोल्टेज और इसका मल्टीप्लाई दिया है पावर 100 वाट, तो 100 कितना बल्ब, तो X बल्ब। आया बात समझ में, कितना बल्ब, तो X बल्ब। तो ये देखो शून्य से शून्य गायब हो गया, अब 5 दूना 10 हो गया, अब 2 11 22 हो गया, यानी X बराबर कितना बल्ब सुरक्षित रह सकता है, 11 बल्ब। ये क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछा है ऑप्शन भी बेचारा का C नंबर पे ही रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर रट गए, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा तो ये बातें समझ में आनी चाहिए ना हम लोगों को कि कैसे कर रहा है। तो हम लोग फ्यूज के पावर को बल्ब के पावर के बराबर कर दिए, अब बल्ब के पावर में घट रहा था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पता चल जाएगा कितना बल्ब हो सकता है यूज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, तो बोलो हो गया। आगे बढ़िए सर, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील साल्ट पैदा करती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हुआ बाबू कि एसिड मिलेगा अब बेस मिलेगा, तो साल्ट मिलेगा, तो ये सब साल्ट पानी में घुल जाते हैं। ऑक्सीडेशन से भी जो साल्ट मिलता है पानी में घुल जाते हैं, रिडक्शन से भी जो मिलता है वो घुल जाते हैं। प्रेसिपिटेशन जिसको PPT कहते हैं, जिसे आप लोग अवक्षेप कहते हैं, तो अवक्षेप तो पानी में घुलते नहीं हैं, अवक्षेप तो पानी में घुलते नहीं हैं। अवक्षेप का एग्जाम्पल जैसे देखेंगे तो AgNO3 को सोडियम क्लोराइड में डाल दिए तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का PPT मिलता है, PPT अवक्षेप मिलता है, और प्लस सोडियम नाइट्रेट मिलता है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग कि ये जो AgCl है ये पानी में नहीं घुलता है, और दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन साल्ट। अवक्षेपण लवण का ये एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या होगा बाबू, C फॉर चेन्नई, C फॉर चेन्नई, C फॉर चेन्नई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे बच्चे जो अभी नया जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा नोटिफाई कर देना चाहते हैं कि जो हम लोग विद्यासागर ऑनलाइन पब्लिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग इस पढ़ाई में क्या मिलेगा हम लोगों को, तो पढ़ाई में हम लोगों को जो मिलने जा रहा है वो हम लोगों को मिलेगा साइंस का एक टेस्ट पर डे हम लोगों को मिलेगा। यानी एक साइंस टेस्ट होगा, इसमें साइंस टेस्ट डेली होगा 1 PM से 2 PM, 1 PM से 2 PM डेली हम लोगों का साइंस टेस्ट चलेगा, डेली साइंस टेस्ट चलेगा। और हम लोगों का NTPC के लिए टेस्ट अल्टरनेट में हम लोगों को चलेगा 2 PM से NTPC का अल्टरनेट टेस्ट हम लोगों का चलते रहेगा। क्लियर।
और फिर हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक भी करना है। क्लियर? और ये जो हम लोग का एनटीपीसी का टेस्ट है फिर रेगुलर हो जाएगा। अभी हम लोग का ये अल्टरनेट में चलेगा 2 बजे से, और साइंस टेस्ट प्रतिदिन 1 बजे से 2 बजे हम लोग का चलते रहेगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे हम लोग। तो 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है। संयोजकता का मतलब होता है बाबू वैलेंसी। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, संयोजकता क्या है। तो जब भी ध्यान रखेंगे बाबू, किसी भी कंपाउंड को देखेंगे, किसी भी कंपाउंड को देखेंगे तो कोई भी कंपाउंड जो बनता है जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं, तो ये एक्सचेंज करते हैं, ये अपने वैलेंसी का, संयोजकता का एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि कैल्शियम जो है OH के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम इसकी वैलेंसी 1 ले लेगा और अपना 2 इसको देगा, तब जाकर के कंपाउंड बनेगा। तो उसी तरह से यहां पे जो NH3 दिख रहा है, तो N की जो वैलेंसी है वो 3 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ये अपना दे दिया N को और ये दे दिया इसको, यानी NH3। तो यानी इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो कितनी है, 3 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो जिसका पूछेगा उसके बगल वाला का आंसर देना है, क्योंकि ये वैलेंसी को क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, एक दूसरे की वैलेंसी को ले लेते हैं। निगेटिव वाले पॉजिटिव कर लेता है, पॉजिटिव वाले निगेटिव कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 25, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन हम लोग का है 25, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर कुकर या कुछ भी रहे, अगर खाना बनने की बात हो रही है तो खाना हम लोग का बनता है, उसको चाहिए टेम्परेचर। तो जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं घर पे तसला में चावल दाल रख दिए या चावल ही रख दिए, तो जब हम लोग तसला में पानी को गर्म करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो सकता है। तो हम लोग तसला में पानी कितना भी गर्म कर लें, 100 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाने वाला नहीं है। 100 डिग्री से 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा, कुछ भी कर लें। लेकिन वहीं चावल को, वहीं पानी को अगर प्रेशर कुकर में डाल दें तो प्रेशर कुकर में 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होगा। ऐसा क्यों होता है बाबू। तो जो हम लोग भाषा यूज करते हैं बॉयल, जिसे उबलना कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं खौलना, तो ये उबलना का मतलब क्या है कि जब किसी लिक्विड का, द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं उबलना। तो प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में पानी 120 डिग्री पर उबलता है, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या है, बढ़ जाता है। तो इसलिए बेस्ट आंसर इज द डी फॉर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा होगा हम लोगों के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26, मोती के मुख्य अवयव होते हैं। मोती, ध्यान रखेंगे हम लोग एग्जाम में मोती का भी पूछा जाता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं नीलम, इसका भी पूछा जाता है। जो हम लोग पहनते हैं नीलम के बाद मानिक, इसका भी पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, नीलम और मानिक एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, और जो मोती होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और यही संगमरमर भी होता है। संगमरमर भी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है, मोती भी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर भी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, संगमरमर का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मोती का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और नीलम और मानिक जो होते हैं ये एल्युमिनियम के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। आया बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और कितना स्कोर किए ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखनी जिम्मेदारी है, कितना आप लोग आंसर ला रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27,
27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चिमटा, फायर टोंक्स जिसे कहते हैं, चिमटा जिससे आग पकड़ते हैं, रोटी पकड़ते हैं, मिठाई पकड़ते हैं, जलेबी पकड़ते हैं, और ग्रुप डी वाला को मिल जाए तो क्या करता है, ट्रैक पर से कचरा को उठाते रहता है इसी चिमटा से। तो बोल रहा है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, उत्तोलक यानी लीवर है, उत्तोलक को क्या बोलते हैं बाबू, लीवर। ठीक है, तो चिमटा में देखे होंगे बाबू, अगर चिमटा को देखें तो चिमटा कैसन रहता है भाई, तो चिमटा तो ऐसे रहेगा, इधर से अभी 1 मिनट, चिमटा, तो चिमटा तो हमें लगता है यहां पे ऐसे रहता है, फिर थोड़ा सा ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, नहीं। तो चिमटा में देखते होंगे कि यहां पे थोड़ा सा ज्वाइंट है, नहीं, ये ज्वाइंट वाला पार्ट है, तो ज्वाइंट वाले पार्ट को बाबू हम लोग बोलते हैं फाल्करम। ज्वाइंट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फाल्करम। यहां पे हम लोग बल लगाते हैं, नहीं, दोनों साइड से चिमटा को क्या करेंगे, इसे पकड़ेंगे, तो इसको इफर्ट बोलते हैं, इसको इफर्ट बोलते हैं, प्रयास बोलते हैं, आयास बोलते हैं। और यहाँ पे लोड दिखता है तो रोटी वगैरह पकड़ाता है, तो इसको हम लोग लोड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लीवर जिसके बीच में इफर्ट लगता हो, एक साइड लोड दिखता हो, एक साइड फाल्करम हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं लीवर ऑफ थर्ड क्लास। और लीवर ऑफ थर्ड क्लास के एग्जांपल क्या हो गया बाबू, तो एगो चिमटा तो खुदे है इसमें, इसके अलावा मानव हाथ, मानव हाथ, जैसे मनुष्य के हाथ की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ज्वाइंट है तो ये फाल्करम हुआ, और यहां से कुछ भी काम करेंगे लोड दिखेगा तो पूरा इफर्ट यहां लगता है, तो बीच में इफर्ट, यहाँ पे लोड, यहाँ पे फाल्करम, मानव हाथ। इसी तरह से एगो है बबुआ किसान का हल, किसान का हल, फार्मर्स प्लाउ जिसे कहते हैं, तो फार्मर्स प्लाउ इज द एग्जांपल ऑफ लीवर ऑफ थर्ड क्लास। और लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास में कौन आता है बाबू, तो फर्स्ट क्लास में आता है ऐसा यंत्र जो रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको, इस यंत्र को कैंची। कैंची में देखो फाल्करम बीच में रहेगा, कैंची में फाल्करम बीच में रहेगा। लीवर ऑफ सेकंड क्लास में आता है सरौता, पान की दुकान पे देखे होंगे कसैली काटते रहता है, अंग्रेजी में नट क्रैकर कहते हैं। लेमन जूसर देखे होंगे, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, वो भी किसका एग्जांपल होता है, सेकंड क्लास के लीवर का एग्जांपल होता है। लीवर ऑफ सेकंड क्लास यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का शुरू हो रहा है 28 में क्वेश्चन में हम लोग के आए हुए हैं डोबेराइनर, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डोबेराइनर। डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया। इन समूहों को क्या कहा जाता है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल डोबेराइनर ने ही दिया था, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले डोबेराइनर ने दिया था। डोबेराइनर का त्रियक नियम है। अब फिर न्यूलैंड आए थे, एक साइंटिस्ट थे दूसरा नंबर जिसका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। मेंडलीफ तीसरा नंबर पे है, यानी ये पहला नंबर पे, ये दूसरा नंबर पे, मेंडलीफ महाशय तीसरा नंबर पे, अब मोस्ले जो है चौथा नंबर पे। तो ये क्रम याद रखना कि सबसे पहले डोबेराइनर ने आवर्त सारणी बनाया, उस त्रिक नियम कहलाता है। इनका नियम कैसा था बाबूआ कि ये ए तत्व है यहाँ, अब बी यहाँ है, तो यहाँ कोई भी एक नया तत्व आएगा, जैसे सी या जेड कुछ भी मान लिए, तो अगर इसका मास नंबर m है, इसका मास नंबर n है, तो इस बेचारा का मास नंबर m+n/2 होगा। यानी इनके त्रियक में जो बीच में तत्व आते थे, जो एलिमेंट आता था, वो साइड वाले एलिमेंट के मास नंबर का एवरेज मास नंबर बीच वाले का होता था। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चलिए बात करते हैं। देखो एक एलिमेंट है जिसका नाम है लिथियम 7, एक है पोटेशियम जिसका है 39, तो बीच में कौन एलिमेंट आएगा भाई, तो 39 और 7 46, 46/2 = 23, तो 23 जिसका मास नंबर है सोडियम। तो ये है इनका डोबेराइनर का त्रियक नियम, ये कहलाता है डोबेराइनर का ट्रायड लॉ। और ऑकलैंड ने, ये न्यूलैंड ने क्या दिया, अष्टक मोल दिया, ठीक है, और मेंडलीफ ने क्या दिया, पीरियोडिक टेबल दिया। और ये तीनों का बेस, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का बेस था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और ये है एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना मोस्ले का क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्लियर? यस और नो बोलते चलना है। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बबुआ, इसको समझेंगे। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है घटती है, क्या होता है? तो ग्रुप 1 की बात करेंगे। ग्रुप 1 में कौन कौन रहता है बाबू, हेलिना का रब से फरियाद,
हेलिना का रब से फरियाद। दूसरा नंबर में कौन रहता है बाबू, तो इसमें रहता है बेटा मांगे कार, क्लियर, ये के रहता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही ना रहता है। तो ये जो रहता है ग्रुप 2 में सबका 2 रहता है और इसमें सबका 1 रहता है। तो अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंसी ये नो चेंज होता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। समझे इस चीजों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है बाबू, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव वैसे एलिमेंट को कहते हैं, अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव अपने आप को कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता हो। तो वैसा तत्व जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये कौन शो करता है बाबू, तो यूरेनियम शो करता है, यूरेनियम शो करता है। यूरेनियम का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, परमाणु बम बनाने में भी करते हैं, परमाणु बम बनाने में भी करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं यूरेनियम का प्रयोग। तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है भाई, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें कौन सा है, यूरेनियम है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें कौन सा है, यूरेनियम है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, यूरेनियम को हम लोग कहेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहेंगे, यूरेनियम को कहेंगे। किसको कहेंगे बाबू, यूरेनियम को। फिर हम लोग सुन लेते हैं हम लोग का शेड्यूल क्या है बाबू, तो शेड्यूल है हम लोगों का कि प्रतिदिन 1 PM से 2 PM हम लोगों का साइंस टेस्ट चलेगा। साइंस टेस्ट चलेगा 30 क्वेश्चन का पर डे, और अल्टरनेट में एनटीपीसी का हम लोगों का फुल सेट चलेगा, फुल सेट, फुल सॉल्यूशन होगा ये 2 बजे से 2 PM से 2 PM से। तो इस टाइम को ध्यान रखेंगे और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, इसको नोट करना भी जरूरी है क्योंकि जो भी एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा कि लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना है, क्लियर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बच्चों धन्यवाद।